फर्स्टली न्यूट्रिशंस के बारे में जानते हैं कि फर्स्टली व्हाट इज न्यूट्रिशंस एंड व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। तो किन्हीं को पता है व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? एनीवन? नो मैम। थर्ड बैच वाले? ओके मैम, न्यूट्रिशन वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ डाइट होता है जो जिसके कारण हमारा बॉडी का सारा फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म कंडक्ट किया जाता है और हमारे ग्रोथ एंड रिपेयर में वो हेल्प करता है। ओके एंड व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स वो डाइट हम जो लेते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स। हाँ बिल्कुल सही है। न्यूट्रिशंस क्या है कि एक प्रोसेस है और न्यूट्रिएंट्स क्या है? फूड है। तो वो जो फूड हमारे अंदर गया दैट इज न्यूट्रिएंट्स, तो उससे जो भी पोषण मिला तो वो है हमारा न्यूट्रिशंस। तो ये जो न्यूट्रिशंस है वो क्या कर रहा है? हमारा एक तरह का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जो हम कोई भी काम कर रहे हैं अपनी बॉडी में, आप इवन स्लीप कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, बैठे हुए हो, तो वहां पे भी हमको कैलोरीज की जरूरत पड़ती है। तो ये कैलोरीज कौन प्रोवाइड कर रहा है? न्यूट्रिशंस। तो न्यूट्रिशंस क्या कर रहा है कि इवन कुछ भी काम हम कर रहे हैं, कुछ भी तरह का काम कर रहे हैं, तो वो काम में हेल्प कर रहा है न्यूट्रिशंस। चाहे वो आपको बीमारी से दूर करना हो या कुछ ग्रोथ करने के लिए हो, इम्यूनिटी के लिए हो या किसी चीज के लिए हो, तो वो एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है जो आपको एनर्जी दे रहा है कोई भी काम के लिए, दैट इज न्यूट्रिशंस। और ये न्यूट्रिशंस कहाँ से आता है? तो डाइट से आता है। तो जिस डाइट से न्यूट्रिशन आता है दैट इज न्यूट्रिएंट्स। ओके, या फिर हम आजकल एक नया साइंस भी चल रहा है न्यूट्रिशन का, या फिर हम लोग डॉक्टर्स भी रखते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए वो हमें कैलोरीज गिना के देते हैं कि हाँ इतना ही चावल खाना है, इतना ही रोटी खाना है। तो वो क्या करते हैं? मेनली कैलोरीज मेजर करके आपको बताते हैं कि एक हेल्दी ग्रोथ के लिए आपको कितना न्यूट्रिशंस की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हमको ये चैप्टर्स क्या है? न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो मोस्टली हमको क्या देखना है कि इस न्यूट्रिशन से हमारी हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है। अब हम खाना खा रहे हैं, उससे हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा? एनर्जी मिलेगा, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा हेल्थ होगा। और दूसरा कोई? शरीर लगेगा मैम। क्या होगा? शरीर लगेगा। ओके, शरीर लगेगा। अच्छा, तो फूड खाने से जरूरी नहीं कि शरीर लगेगा ही, वो डिपेंड करता है किस टाइप के फूड आप खा रहे हैं। मेनली इस पे डिपेंड करता है कि सिर्फ खाना खाने से आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। अगर आप सिर्फ दिन भर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही खाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन नहीं लेंगे, प्रोटीन्स नहीं लेंगे, तो फिर आपने जो वर्ड कहा शरीर लगेगा, वो बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या है कि न्यूट्रिशन की जरूरत है, बैलेंस डाइट की जरूरत है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हेल्थ और न्यूट्रिशन कैसे एक दूसरे का पूरक है, दोनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है। इनफैक्ट न्यूट्रिशन ही हमारा हेल्थ को डिसाइड करता है कि हमारा हेल्थ कैसा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये दो तरह का होता है, एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो। तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होगा। मैक्रो दैट इज लार्ज क्वांटिटी, हमको जो चीज लार्ज क्वांटिटी में चाहिए वो वैसे न्यूट्रिएंट्स को हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। बस यहाँ पे देखिए ए और आई का फर्क है, मैक्रो और माइक्रो। और माइक्रोस्कोप देखते हैं जिसमें स्मॉल बहुत ज्यादा माइन्यूट वाला चीज हम देखते हैं। तो माइक्रो जो हमको बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए, इवन लेस देन मिलीग्राम्स में चाहिए, तो उसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो अब हमको कौन सा खाना ज्यादा अमाउंट्स में चाहिए, कौन सा खाना कम अमाउंट्स में चाहिए, वही हम इस पूरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और उस एक चीज का इन्फ्लुएंस हमारे हेल्थ पे कैसा होगा, वही हमारा ये पूरा चैप्टर है। यहाँ तक में कोई दिक्कत किन्हीं को? नो मैम। ओके, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम लोग मेनली क्या लेते हैं? ज्यादा अमाउंट्स में आप क्या खाते हैं? क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, प्रोटीन्स खाते हैं। अब दाल पूरा एक कटोरा भर के खाते हैं, एक थाली चावल खाते हैं, 3-4 रोटी खाते हैं क्या? यस मैम। पूरा 2-3 स्लाइस पिज्जा खा जाते हैं, खाते हैं ऑब्वियस। नो मैम। ओके, जो नहीं खाते हैं वो गुड है, और खाते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पिज्जा क्या आपको क्या लग रहा है, न्यूट्रिशियस नहीं होता?
क्यों नहीं होगा न्यूट्रिशन? अगर वो फ्रेश रहे तो मैम। उसमें सभी कुछ तो है, पनीर है, मशरूम है, वगैरह वगैरह, ओलिव है, सब चीज है, ओलिव ऑयल में बनता है। हाँ, तो फ्रेश होना चाहिए ना मैम। हाँ, तो वो डिपेंड करता है आप पे। तो अब ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है कि जो आप ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, मोस्टली जो खाना आप ज्यादा अमाउंट में खाते हैं, जैसे चावल हो गया, डेली खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया वो ज्यादा खा रहे हैं, फैट्स में कोई भी चीज हो गया, तेल हो गया, तो जो भी चीज बन रहा है आपके घर में वो तेल में ही बन रहा है। अभी ठंड है तो डेली आप पराठे ही खा रहे होंगे, कचौड़ी ही खा रहे होंगे, तो वो सब क्या है, हमारा फैट्स। अभी हम क्यों खा रहे हैं ज्यादा, बताइए? गर्मी में आप ज्यादा तेल नहीं खाते, ठंड में बहुत ज्यादा खाते, क्यों? गर्मी लगे बॉडी मैम में, डाइजेस्टिव इसीलिए। सिस्टम के कारण। डाइजेस्टिव सिस्टम तो वही है, ऐसा थोड़ी है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठंड में बड़ा हो गया, पेट बड़ा हो गया, लीवर ज्यादा काम करने लगे, ऐसा होता है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम वो होम्योस्टेसिस में चलता, वो एज इट इज रहता है, चाहे वो गर्मी करे, ठंडा करे, बरसात रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। ड्यू टू वेदर कंडीशन मैम, डिपेंड ऑन द वेदर। क्यों डिपेंड करेगा वेदर पे? क्योंकि ठंड में हमको इंसुलेशन फैट्स खाने से की जरूरत पड़ता कम है, ठंड लगता या है, इंसुलेशन की जरूरत पड़ता का है, काम करता है। तो ज्यादा फैट्स खाएंगे तो आपको गर्मी लगेगा, तो इसीलिए हम फैट्स ज्यादा खाते हैं ठंड में। आप जो भी चीज खाएंगे वो बटर लगा के खाते हैं, घी खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, है ना? ठंड, और जो लोग हैं, मतलब जो पतले दुबले लोग हैं, उनको ठंड भी बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि उनके अंदर फैट्स ही नहीं है, इंसुलेशन का वाल ही नहीं है उनके अंदर। तो देखो वो पूरा जैकेट पे जैकेट चढ़ा के, और जो मोटा आदमी है वो नॉर्मल रहता है, ठंड में ठंडा ही नहीं लगता, क्योंकि फैट्स का पूरा कवर है उसकी बॉडी पे। तो ठंड में आदमी ज्यादा खाने लगता है ताकि थोड़ा मोटा हो जाए। ओके, ऐसा नहीं है कि मोटा आदमी चमड़ी मोटा होता है उसको ठंड कम लगेगा। हाँ, उसको फैट्स ठंड कम मेरा लगता और है, रूपाली का एग्जांपल ले लीजिए। ठंड कम कम लगता है, क्योंकि वहां पे उसके पास इंसुलेशन के लिए फैट्स का पूरा एक कवर है, पूरा एक एडिपोज टिश्यू का लेयर बना हुआ है उसके बॉडी पे, और फैट्स हमारा इंसुलेशन का काम करता है, तो ठंड कम लगती है मोटे लोगों को। ठीक है प्रवीण? मैम हाँ, पंकजा खुद एग्जांपल दे रही है मैम। पंकजा क्या कम ठंड इतना लगती ऑयली मैम, इतना ऑयली डाइट लेने से ठंड में तो फैट बढ़ जाएगा। है? हाँ, तो अच्छी बात है ना, फिर आपको कम ठंडा लगेगा। ठंड कम लगेगा, हाँ, ठंड कम लगेगा। लगेगा, फिर ज्यादा से जैकेट वैकेट स्वेटर पे पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गर्मी में वॉक करके फिर हाँ, फिर कहाँ कम कर लीजिए। तो ये साइकिल चलता रहता है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है? वो मोटा मत हो जाइएगा, मोटे से पतला होना बहुत मुश्किल काम है, तो बिल्कुल भी मत होइएगा। जैसे आप ओबेस की ओर बढ़ते हैं वैसे ही बीमारियां आपका पीछा करना शुरू कर देती है। जैसे ओबेसिटी बढ़ता है वो सारा बीमारी एक साथ लाता है, ठीक है? तो जो भी लोग हैं इंसुलेशन के लिए फैट्स खा रहे हैं तो वो उसको कम कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट में जाते हैं। तो अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, कोई ऐसे हैं जो पूरा बॉटल विटामिन पी जाते हैं? पिए हैं क्या? नो मैम। हमेशा क्या टी स्पून में पीते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमें हमें पता है, बचपन से ये पता है, बचपन से ही ये चीज पढ़ते आ रहे हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में। आप याद कीजिए जब आप 3-4 क्लास में होंगे, या जिनका बच्चा अभी पढ़ रहा है वो बैलेंस डाइट फूड का क्लासिफिकेशन अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, है ना? बच्चों को चार्ट बना के दे रहे होंगे, कौन सा प्रोटीन का सोर्स है, कौन क्या चीज का सोर्स है, क्या? यस मैम। ओके, तो हम बचपन से ही हम जानते हैं कि विटामिन हमको कम अमाउंट में चाहिए, और जो हम खाना खा रहे हैं मोस्टली उसी से हमारा सप्लीमेंट हो जा रहा है, और जो नहीं हो जा रहा है वो हम बाहर से लेते हैं फिर। तो मेनली हम क्या करते हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या हो गया, जो कम अमाउंट्स में हमको मिले तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो विटामिन और मिनरल्स। तो जनरली क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी होता है तभी हम विटामिन सप्लीमेंट्स टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, या मिनरल्स वाला मल्टीविटामिन कुछ भी हम बाहर से लेते हैं, वरना वो चीज हमको वाटर के द्वारा ही सारा मिनरल्स हमको मिल जाता है, अगर आप नॉर्मल वाटर पी रहे हैं तो, या फिर विटामिन हमको खाने से ही पूर्ति हो जाता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो आप जो फोर्थ बैच वाले हो, न्यू वाले, तो आपको यही पढ़ना है, न्यूट्रिशन क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। और जो थर्ड वाले ये चीज आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है, इन लोग को बायोकेमिस्ट्री में नहीं पढ़ना है। एक और टर्मिनोलॉजी आता है डाइटरी फाइबर्स, लेकिन पढ़ना दोनों को है, कहीं ना कहीं पढ़ना दोनों को है, ठीक है?
एक और चीज आता है डाइटरी फाइबर्स। फाइबर्स का नाम सुने होंगे, कौन सा फाइबर्स? फाइबर्स का नाम सुने? रफेज भी बोलते हैं इसको, नहीं सुने? यस मैम, वाटर रफेज सुने मैम। ओके। यस मैम। तो ये जो रफेज का काम करता है, ये हमारे बॉडी में क्या करता है? कोई बहुत बड़ा काम नहीं करता है। सिंपली ये रफेज हमारे बॉडी में क्या करता है कि डाइजेशन, ये खुद डाइजेस्ट नहीं होता कभी भी। रफेज खुद डाइजेस्ट नहीं होता। ये हमारे बॉडी में क्या करता है कि दूसरा जितने भी कंटेंट हैं हमारे बॉवेल मूवमेंट को सुधारता है और हेल्प्स करता है डाइजेशन में। ठीक है। अब मान लीजिए कि इतने सारे एंजाइम्स काम कर रहे हैं डाइजेशंस में, बहुत सारे एंजाइम्स काम कर रहे हैं डाइजेशंस में, फिर भी डाइटरी फाइबर्स की क्या जरूरत है? ये मेनली क्या करता है कि हमारा जो स्टूल है उसके वेट को इंक्रीज करता है, उसका कंसिस्टेंसी को इंक्रीज करता है। तो उससे क्या होता है कि जो स्टूल है वो इजिली पास ऑन हो जाता है अनस के थ्रू, एज फॉर्म स्टूल के फॉर्म में वो इजिली बाहर निकल जाता है। तो जिससे क्या होता है कि हमको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। ठीक है। और मान लीजिए क्या होगा कि वाटरी स्टूल्स है तो उसको क्या करेगा, थोड़ा सॉलिडिफाई कर देता है, एब्जॉर्ब्स करता है वाटर्स को, और वो वाटर्स हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो पहला काम यही है। दूसरा काम क्या करता है कि हमारा जो कोलोन है, हमारा जो इंटेस्टाइन है, इधर स्मॉल रहे या फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, तो वहां पे क्या होता है कि हेमरॉइड्स को डेवलप नहीं होने देता है। हेमरॉइड्स मतलब सिंपली कभी कभी घाव वाव टाइप का कुछ हो जाता है, तो वहां पे उसको वो हेल्दी रखता है। और बहुत सारे स्टडीज से ये पता चला है कि हमारे कोलोन कैंसर्स को भी ये रिड्यूस करता है। अब कैंसर्स क्या है? अल्सर हो गया, वही बहुत दिन तक अल्सर रहा तो दैट इज कैंसर। तो ये जो हेमरॉइड्स हो रहा है, कोई भी वजह से कट छट गया, तो ये क्या किया है कि सारे खाने को एक साथ ये पुश आउट कर रहा है इंटेस्टाइन से बाहर निकलने में। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, हमारा इंटेस्टाइन के हेल्थ को ये नॉर्मल कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। उसके अलावा और बढ़िया काम क्या कर रहा है, तो ये जो हमारा लिपिड्स है, बैड कोलेस्ट्रोल, जो बैड कोलेस्ट्रोल है, जो कोलेस्ट्रोल क्या करता है कि इजिली एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो बाहर नहीं निकलता है, तो वो क्या करता है हमारे आर्टरीज सब में जाके बैठने लग जाता है। अब जैसे एक पाइप है, पाइप पे कुछ लेयर बैठने लग गया तो क्या होगा? क्या होगा? वाटर फ्लो में दिक्कत होगा, ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत होगा, हाँ या ना? दिक्कत होगा। तो अब उस Yes, चीज के ma'am. लिए क्या होगा कि बाहर से उसको ज्यादा फोर्स करेंगे ताकि पानी निकले, ऐसे नॉर्मल है तो वो नहीं निकल पाएगा, तो आप क्या करेंगे, पाइप पे फोर्स देंगे ताकि वो बहुत तेजी के साथ निकले। तो यही कोलेस्ट्रॉल क्या होता है कि हमारे आर्टरीज में बैठने लग जाता है, और एक तो आर्टरीज वैसे ही पतला है और उस पे ये और उसका आधा डायमीटर खत्म करने लग जाता है, आधा जगह पे वो खुद बैठने लग जाता है। तो अब ब्लड फ्लो करने के लिए जगह कम पड़ गया, तो ब्लड क्या होगा, इजिली फ्लो नहीं होने पर जाएगा। तो अब उस पे क्या हो रहा है कि कोई धक्का मार रहा है, तो हमारा जो नेक्स्ट वाला ब्लड है, जो जिसको उधर से फिर से गुजरना है, तो वो क्या करेगा, धक्का मारेगा। ऑब्वियस, जैसे आप लाइन में लगते हैं पूजा वाली लाइन में, आगे वाला नहीं चल रहा है तो पीछे वाला धक्का मारना शुरू कर देता है, करता है ना? क्या नहीं किया आज तक? नो मैम, नो मैम। यस मैम होता है। मैम ऋतिक, तुमको होता ऐसा है। कूद कूद के गए होगे, ये बोल रहा है नो मैम। इस पे तो बिल्कुल भी यस मैम, हम क्लियर। हाँ। तो आप लोग क्या करते हैं, फिर धक्का मारना शुरू करते हैं कि चलो हमको ये पूजा करना है, हमको ये पूजा करना है, फिर खाना है, जो भी करना है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, धक्का मारना शुरू कर दिया। तो जैसे ही धक्का मारना शुरू किया तो क्या हुआ, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया आपका, हाइपरटेंशन। तो ये क्या कर रहा है कि ये जो ब्लड कोलेस्ट्रोल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे लिए ठीक है, बट ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, लो है मतलब वो खराब है हमारी बॉडी के लिए, बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए हम इसको बोलते हैं। तो ये हम क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब करके बाहर निकाला है स्टूल में। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो अब इस कारण क्या हो रहा है कि हमारा हेल्थ, हार्ट के हेल्थ को सही बना रहा है। जैसे इसलिए हम ओट्स वोट्स ज्यादा खाते हैं, फाइबर वाला चीज खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, बहुत ज्यादा फाइबर रहता है उसमें, तो इसलिए हम लोग ये सब चीज खाते हैं। तो इसमें हमारा क्या हुआ, हाइपरटेंशन नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर दिया, इन्फ्लेमेशन को कम करने लग गया। तो ये सब चीज काम करता है। उसके बाद स्टडीज में ये भी पाया गया है कि ये डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि वो जनरली जेनेटिकल होता है या फिर ऑटो इम्यून टाइप का डिसऑर्डर्स है, लेकिन टाइप 2 को आप कोई भी खुद में कंट्रोल कर सकते हैं। जिनको भी टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है या रिस्क भी है तो उसको कम कर सकता है। कम कैसे करेगा?
तो ये क्या करता है कि मेनली शुगर को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। बहुत ज्यादा आपके बॉडी में शुगर नहीं हुआ तो इंसुलिन के काम को कम कर दिया। ओके, यहाँ तक में कोई दिक्कत की नहीं को? उसके बाद दिक्कत की नहीं को? नो मैम। ओके, नो मैम। अब उसके आगे क्या हो गया कि हेल्दी वेट को मेंटेन करता है कैसे? तो जैसे आप एक बार ओट्स वोट्स कुछ खा लीजिए तो आपको बहुत देर तक फुल फील होगा, फुलनेस का फीलिंग होने लग जाएगा। तो अब आपको क्या हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा खाना आप स्किप किए या नेक्स्ट डाइट में आप थोड़ा कम खाएं, तो आपके बॉडी के अंदर कैलोरीज काफी कम गए। हालांकि ये जो जितने भी डाइटरी फाइबर्स हैं, इनका कैलोरीज हमारे बॉडी में नहीं लगता, बहुत कम लगता, क्योंकि ये अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। जितना इनको काम करना रहता है वो काम करके वो बॉडी से बाहर लग जाते हैं। तो आपके बॉडी में इनडायरेक्टली बहुत कम कैलोरीज गया। अब कैलोरीज कम गया तो क्या होगा, वेट कम बढ़ेगा आपका, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको हेल्दी वेट अचीव करने में हेल्प करता है। दूसरा, एक और चीज आप बहुत बचपन से पढ़े होंगे, कम खाएंगे तो ज्यादा दिन जिएंगे, तो सेम थ्योरी यहाँ पे भी लगता है। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, ज्यादा दिन जीने पे आगे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, टाइप 2 डायबिटीज नहीं होने दे रहा है, हाइपरटेंशन नहीं होने दे रहा है। तो इस टाइप का बीमारी अगर नहीं होने दे रहा है तो ऑब्वियस है कि आप ज्यादा दिन जिएंगे। तो डाइटरी फाइबर्स का यही काम है। उसके बाद दूसरा टॉपिक्स आपको क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट ऑफ वाटर इन डाइट। अब बस सोचिए कि अगर आपके यहाँ आप खाना खा रहे पानी नहीं पी रहे हैं, क्या होगा, क्या होगा? खाना नहीं पचेगा मैम। डाइजेशन सही नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, पहले सबसे पहला ये काम होगा कि आपका डाइजेशन सही नहीं होगा। आपका बॉडी में पानी नहीं गया तो क्या होगा, सेल सारा श्रिंक करने लग जाएगा। ऑब्वियस, सब जगह पानी की जरूरत है, पूरे बॉडी में पानी की जरूरत है, तो सेल श्रिंक करने लग जाएगा, ब्लड हमारा गाढ़ा होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? वाटर मैकेनिज्म में पढ़े हैं ना ये सब चीज, Yes, ma'am. प्रेशर्स Yes. वाला। Yes, ma'am. पानी पीना भी सही नहीं होता है हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? चंदन कुमार बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैम। जो बोल रहे हैं कि मतलब खाने के बाद तुरंत पानी पीना भी सही नहीं ना होता है। हाँ पानी चाहिए, हाँ तुरंत पानी नहीं पीते हम लोग, हाँ जनरली हाफ आवर्स के बाद पीते हैं पानी, लेकिन जनरली सभी पी लेता है, लेकिन पीना चाहिए। हाँ, अकॉर्डिंग टू हमारे न्यूट्रिशन के हिसाब से जस्ट खाना के बाद तुरंत में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमारे बॉडी में एंजाइम्स की जरूरत होती है। अब खाना खाएंगे तो एंजाइम्स खाना में मिलेगा, पानी पी लेते फिर एंजाइम्स का काम कम हो जाता है। तो इसीलिए एंजाइम्स मिलने के लिए पानी हमको खाने के आधे घंटे बाद ही पीना चाहिए, ठीक है, वो अलग बात है। बट हमको क्या है, यहाँ क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन डाइट। डाइट में हमको पानी की क्या जरूरत है, जो भी 3 लीटर 3.5 लीटर पानी पीते हैं एवरेज, इतना ही पीते हैं ना, कोई कोई इससे ज्यादा भी पीते हैं, एवरेज 3 to 4 लीटर्स एवरेज रहता है वाटर का। तो अब यहाँ पे जो पानी आप पी रहे हैं, तो सबसे पहला काम ये क्या कर रहा है, डाइजेशन में आपका जो भी बॉडी से फ्लश आउट करेगा, टॉक्सिन्स रहे, जो भी चीज रहे, तो वो उसमें काम कर रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है कि जो भी हमारा सलाइवा ही है, जैसे अभी आप बोल रहे हैं तो मुंह में सलाइवा है, इसीलिए आप बोल पा रहे हैं। अगर आप 2 दिन से पानी नहीं पिएंगे तो ये सलाइवा फिर जनरेट नहीं होगा आपके बॉडी में, फिर आपका मुंह सूखा रहेगा, फिर आप बोल नहीं पाएंगे। बहुत देर में ऐसा होता है कि पानी का कमी हो रहा है, फिर आप बोल भी नहीं पाते। होता है? नहीं होता है? होता है? यस मैम, होता है। होता है, क्योंकि ये जो वाटर है इसका पूरे बॉडी में बहुत ज्यादा वाइटल रोल है। उसके बाद हमारे बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस है, उसको बैलेंस करने में, चाहे नर्व का इम्पल्स करने में, या फिर ब्लड रहे, लिम्फ रहे, या जितने तरह का एंजाइम्स है, सभी का कॉन्सेंट्रेशंस बनाने में या फिर उसका फ्लूइडिटी बनाने में, इधर से उधर वो आराम से ब्लड जा पा रहा है। ब्लड का कंपोनेंट्स आप जब पढ़े थे, WBC, प्लाज्मा वगैरह वगैरह, तो उसमें ये भी पढ़े थे कि इसमें वाटर कंटेंट भी है, तभी वो एक दूसरे जगह से इधर से उधर जा पा रहा है। वैसे ही जितने तरह के सिक्रेशंस हैं, जितने तरह का जूसेस है हमारे बॉडी में, सभी में वाटरी कंटेंट है। उसके बाद हमारे बॉडी में ये हीट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है या टेम्परेचर्स को मेंटेन करता है। आप देखे होंगे कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि जैसे ही आपको ठंड लगने लग जाती है तो क्या होता है, क्या होता है, यूरिनेशंस, पानी कम पीते हैं। पानी कम पीते हैं, प्लस जो बॉडी का पानी है वो यूरिन के रूप में बाहर निकलने लग जाता है। और जैसे ही हमारे बॉडी में गर्मी करने लगता है तो क्या होता है,
हमको प्यास लगता है, जैसे हमारा पानी स्वेटिंग ज्यादा पीते हैं। स्वेटिंग बाहर निकलने लगता है, तो फिर हम पानी पीने का कोशिश करते हैं, हमारा यूरिन कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। तो ये हमारा बॉडी में कौन कर रहा है, ये होमियोस्टेसिस के कारण होता है जनरली। तो इसलिए ये क्या कर रहा है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। वाटर, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी लगा तो आप नहा भी लेते हैं तो फिर नॉर्मल थोड़ा हो जाता है, या फिर पानी पी लेते हैं तो हमारा इनर साइड्स का जो बॉडी है वो नॉर्मल हो जाता है। या फिर जितने भी तरह के टॉक्सिन्स हैं, जितना भी मेटाबोलाइट्स है, फूड का रहे चाहे कुछ भी रहे, जितने तरह के टॉक्सिन्स है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालने में पानी का बहुत जरूरत है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। उसके बाद अब आता है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट आप बचपन से पढ़ रहे हैं, क्या है बैलेंस डाइट? वैसा डाइट जो बैलेंस हो। अब कैसे बैलेंस होगा? तो हमको सारा न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए, यही हमारा बैलेंस डाइट, जिसमें जितने भी तरह के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो मिलना चाहिए, जिससे हमारा जो गुड हेल्थ है वो प्रिजर्व हो या और प्रमोट हो। पहला कंडीशंस तो ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो मेनली जो यस मैम। यस मैम। ओके, तो जो हमारा बैलेंस डाइट है मेनली, तो उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी क्या चीज का होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट या कार्बो प्रोटीन का मैम। नहीं, उसके बाद फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट फैट्स का होता है। फैट्स का, फिर प्रोटीन्स का, फिर जो रेस्ट अमाउंट थोड़ा बचा मिनरल्स एंड विटामिन्स, फाइबर्स वगैरह वगैरह वगैरह। हालांकि फाइबर्स कार्बोहाइड्रेट्स का ही पार्ट है। चाहिए क्या बोले? कितने साल से कितने साल के बीच चाहिए समय? ये क्या कितने साल से कितने साल? क्या क्वेश्चन प्रोटीन करना है? वगैरह वगैरह सब चाहिए। परसेंटेज में दिया हुआ है क्वेश्चन सर, है ये ये। इतना परसेंट, कितना percentage अमाउंट में में आपको चाहिए, यही पूछ रहे हैं ना? तो एक्चुअली ये जो कितना एज का, जैसे बच्चा है कोई 1 से 10 साल तक की चाहिए ना, कितना चाहिए, तो प्रोटीन आपका ज्यादा मात्रा में पचाए तो एंजाइम होना चाहिए ना। तो आप जितना खाना खाते हैं आपके बॉडी में उसी हिसाब से एंजाइम्स काम करता है। ठीक है, आप जितना भी खाना खाते हैं तो आपके बॉडी में वैसा ही आपका इनर सिस्टम काम करना शुरू करता है। आप ज्यादा खा लेते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आप एक दिन आप बहुत ज्यादा खा लिए, ऐसा थोड़ी है कि उस दिन बहुत तुरंत वॉमिटिंग हो जाता, नहीं होता है। आपका जो अंदर का एंजाइम्स है वो एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है, लेकिन काम तो करता है। तो मोस्टली जो बैलेंस डाइट है किन्हीं का भी, बच्चे का रहे बड़े का रहे, और ये बैलेंस डाइट हमेशा डिफर करता है। सेम एज ग्रुप में आप हैं, ऋतिक है, पंकजा है, लेकिन तीनों का खाना अलग अलग रहता है क्या तीनों सेम अमाउंट में खाते हो? नो मैम। अलग अलग खाता है। अलग अलग अमाउंट में खाते हो। प्रवीण 5 रोटी खाएगा, ऋतिक 4 खाएगा, पंकजा 2 खाएगी, क्या? तो वो डिपेंड करता है, एकदम सही मैम। तो वो डिपेंड करता है हमेशा हर लोगों के। जैसे आप हैं, आप अभी स्टूडेंट हैं, आपके एज का कोई और लेबर है, ठीक है, लेमेंट्स का काम कर रहा है, वो कुछ और काम कर रहा है, तो उसके बॉडी के हिसाब से उसका कैलोरीज अलग होगा, क्योंकि आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ऋतिक तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा आवाज बहुत ज्यादा बफर कर रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। मैम बोले कि उसको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए। ऑब्वियस, क्योंकि तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स लेवल या आपका प्रोटीन्स लेवल उससे बिल्कुल मैच नहीं करेगा। सेम उम्र के आप हैं, क्योंकि आपको भी क्या काम है, कुछ नहीं, बेड पे बैठना है, कंबल ओढ़ना है, 3 घंटा क्लास करना है, सो जाना है, फिर दोबारा कुछ काम नहीं है। क्या रहती कुछ काम है? फिर थोड़ा पढ़ो लिखोगे, बट बेड पे ही करना है सबका, बाहर का कुछ मैनुअल नहीं है। क्या पंकजा सही बोले ना? नहीं मैम, इधर उधर घर में करते रहते हैं। हाँ तो वही बस, और से क्या, बहुत बड़ा काम थोड़ी कर रही हो। इधर उधर क्या, हाँ। इधर उधर क्या, इधर डांस उधर। करते रहते हैं। हाँ तो बस ये कौन सा बड़ा काम कर दिया? तो ये बड़ा काम क्या कर दिया आप इधर उधर करके? तो क्या बोल रहे हो चंदन, बोलो। मैम बोले सिलेंडर लाने जाते हैं। सिलेंडर लेने जा रहा है, अब मान लो सिलेंडर लेने चंदन गया तो उसको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का जरूरत है, क्योंकि ये फिर उसको उठाएगा, तो तुमसे ज्यादा इसको बैलेंस डाइट की जरूरत है, क्या चाहिए होगा ज्यादा? अब ये तुम्हारे जितना 2 रोटी खाएगा तो फिर इसको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये फिर वर्क वहां पे ज्यादा कर रहा है, इसका कैलोरीज तुरंत में बर्न हो जाएगा। लेकिन अभी पंकजा है, घर में बैठी है, कोई काम नहीं है, इधर उधर
करना उसका मजबूरी है, क्योंकि एक जगह पे मन नहीं लगेगा, तो कैलोरीज बर्न कैसे होगा? तो अभी ये बैलेंस डाइट की जरूरत कम पड़ गई, क्योंकि वहां पे आपका जो भी अभी कैलोरीज ले रहे हैं वो टोटली खत्म नहीं हो रहा है। अब खत्म नहीं होगा तो क्या होगा? कहीं जाके रहेगा, कहीं जाके स्टोर स्टोर होगा हो ना। जाएगा तो बस 2 महीने बाद आएंगे तो पंकजा मोटी मिलेगी। और मोटी हो जाएगी। हाँ, मोटी पंकजा है। तो फिर आपका कैलोरीज एक तो बेंच पे हमेशा, अकेले बैठेंगे। हाँ ठीक है, जो भी है। तो अभी आपका क्या होगा? तो वो बैलेंस डाइट हर एक पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, बट इन एन एवरेज की बात करें तो हमारा जो डाइट है, जितना भी डाइट है, जिसके लिए भी है डाइट, चाहे वो लिवर्स के लिए हो या आपके लिए हो या जो दिन भर बेड्स पे है उसके लिए भी, तो वो क्या कर रहा है कि उसका जितना भी डाइट है उसका 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, 10 to 15% प्रोटीन होना चाहिए, 20 to 30% फैट्स होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो फैट्स है किस रूप में होगा? बटर हो सकता है, आप जो भी खाना बनाते हैं मेनली वो तेल ऑयल्स में ही बनाते हैं ना, लिपिड्स में ही बनाते हैं, आप घी में बनाए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स हो सकता है, बट वो फैट ही है। तो अब यहाँ पे क्या है, उसके अलावा डाइटरी फाइबर हो गया, तो डाइटरी फाइबर जो है पार्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ही है जो नॉन शुगर है इन नेचर। उसके अलावा और क्या हो गया? विटामिन एंड मिनरल्स हो गया, या कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स टाइप का चीज हो गया। आजकल हम लोग बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स खाने में लेते हैं, क्या लेते हैं? क्यों चाहिए एंटीऑक्सीडेंट्स? हमारे अंदर जो टॉक्सिसिटी होते रहता है, हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिक बहुत कुछ होते रहता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स रिलीज होता है हमारे बॉडी में, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, RAOS जिसको बोलते हैं, तो वो बहुत ज्यादा अगर आपके बॉडी में जनरेट होने लग गया तो ऑक्सीडेशंस के कारण, तो हमारा बॉडी में क्या होता है कि सेल डेथ करने लग जाता है। आप स्किन में होने लग गया तो स्किन में रिंकल्स पड़ने लग जाएगा, उम्र से पहले ही रिंकल्स आ गया, बुढ़िया लगने लग जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, खाने में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो अंकुरित वाला खाना है वो खाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स है, या फिर कुछ विटामिन लेते हैं, विटामिन C हो गया, विटामिन E हो गया, या बीटा कैरोटीन हो गया, इस टाइप के विटामिन हम लेते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या कर रहा है, जो फ्री रेडिकल्स डैमेज हो रहा है उससे हमको बचाता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के साथ ये सब चीज आता है। तो ये सब हमारा बैलेंस डाइट के अंतर्गत ही आता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? आप नो मैम। नो मैम। ओके। नो मैम। अब हमारा बैलेंस डाइट हमको क्यों चाहिए? कुछ जरूरत होगा तब ना। तो सबसे पहले हमारे हेल्दी वेट के लिए चाहिए, हमको कैलोरीज अपना पता होना चाहिए, हम कितना कैलोरीज खाना खा रहे हैं और हमारा कितना कैलोरीज बर्न हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना का पता है कि हम इतना कैलोरीज ले रहे हैं, बर्न नहीं कर रहे हैं उसको। तो बर्न नहीं कर रहे हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, जो लोग घर में हैं अभी एक्सरसाइज कीजिए, वगैरह वगैरह जो भी करना है वो कीजिए। उसके बाद प्रॉपर फंक्शनिंग्स के लिए, हमारे पूरे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग्स के लिए, चाहे वो सेल्स रहे, टिश्यूज रहे, ऑर्गन्स रहे, सभी के लिए कोई भी सिस्टम्स रहे, तो सभी के लिए हमको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, बैलेंस डाइट की जरूरत है। मैम मेटाबॉलिज्म रेट अलग अलग क्यों होता है सबका मैम? मेटाबॉलिज्म रेट आपका बॉडी बोले तो हर किसी का बॉडी अलग अलग जनरेट करता है। अब ये जो टूटने, ये क्या बोलते हैं, टूटे, मेटाबॉलिज्म मेनली क्या है? कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म का मिक्सचर है। मतलब कोई भी चीज टूट रहा है या कोई भी चीज जुट रहा है, इसी को हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो अब ये मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स आपने खाया, ठीक है, सेम क्वांटिटी में, 2 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, कोई भी 2 लोग, तो 2 लोग ने खाया सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब कितना कार्बोहाइड्रेट्स खाया? चलिए मान के चलते हैं 200 ग्राम, ठीक है। तो एक आदमी कितना कार्बोहाइड्रेट्स खाया? 200 ग्राम। दूसरा आदमी भी 200 ग्राम खाया। एक आदमी जाके सो गया, दूसरा आदमी क्या किया? क्या किया? कुछ काम किया? खेला ही? कैलेंडर बहुत उठाया, काम कैलेंडर उठाया। चलिए ठीक है, कुछ भी काम किया तो उसका कैलोरीज ऑब्वियस बन किया, जितना इसको कैलोरीज मिला, दोनों को कैलोरीज तो सेम मिला ना। कैलोरीज 200 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट्स खाता है तो दोनों के बॉडी में कैलोरीज सेम अमाउंट में मिला होगा, ऑब्वियस, क्या मिला होगा ना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक एग्जांपल हम मान लेते हैं, दोनों के बॉडी में सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज मिला होगा। तो अब ये जो कैलोरीज मिला होगा तो क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म दोनों का सेम टाइप्स का हुआ, दोनों का सेम तरह से टूटा, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मिला या पायरुविक एसिड मिला, जो भी मिला, बट दोनों को सेम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मिला। अब ये दोनों ग्लूकोज कहाँ स्टोर हो गया? हमारे बॉडी में स्टोर हो गया, ग्लूकोज स्टोर हो गया,
तो ये ग्लूकोज कब काम करेगा? जब भी हमको कोई भी काम करने में एनर्जी की जरूरत होगी तब इस ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। तो पहला आदमी सो गया, दूसरा आदमी सिलेंडर उठाया, तो जो सिलेंडर उठाया उसका तो ग्लूकोज वहां पे काम यूटिलाइज हो गया ना, यूटिलाइज हो गया। Yes, ma'am. तो यस उसका मैम। अब वहां पे क्या है कि जो टूटा फिर वहां पे जाके यूटिलाइज हो गया, या फिर जो भी सेल वेल नया बना होगा वहां पे जाके यूटिलाइज हो गया। लेकिन दूसरा आदमी का क्या है, वो पूरा स्टोर होते होते फिर उसको क्या हो जाएगा, इंसुलिन रेसिस्टेंट हो गया, फिर इतना ज्यादा शुगर लेवल बढ़ गया कि इंसुलिन काम करना बंद कर दिया, इंसुलिन रेसिस्ट कर रहा है, डायबिटीज होने लग जाएगा। दूसरा केसेस क्या हो सकता है, पहला ये केसेस हो सकता है कि वो खुद यूटिलाइज नहीं करने दे रहा है अपना मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, पहला केस ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जैसे टूटने का प्रोसेस तक हम लिए 200 ये भी लिया, 200 ये भी लिया, दोनों सेम लिया, अब दोनों सेम तरह का काम कर रहा है, लेकिन फिर भी मेटाबॉलिज्म अलग अलग क्यों है? तो वो आपके बॉडी का एंजाइम्स पे डिपेंड करता है, आपका जितना रिएक्शंस हो रहा है उस पे डिपेंड कर रहा है। मान लो ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा, वो टूटने वाला होगा, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में टूटा, अब ग्लूकोज को फर्दर टूटना होगा स्मॉलर यूनिट्स में। ये हम हमेशा जानते हैं कि जो भी चीज हम खाना खाते हैं, इवन प्रोटीन रहे जो भी रहे, वो सबसे स्मॉलर यूनिट्स में उसको टूटना है, तो वो फर्दर टूटना है, फिर जाके बॉडी में स्टोर होना है। अब ये जो टूटने की जो प्रोसेस है, ये 4th बैच वाली बायोकेमिस्ट्री आप लोग नहीं पढ़े हैं, हाँ सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, तो आप वहां पे जानेंगे कि एक प्रोसेस के लिए पूरा 10 प्रोसेस था ग्लाइकोलाइसिस के लिए। से टूटने का था ना 10 एंजाइम्स काम कर रहा था, क्या ऋतिक याद आ रहा है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, फ्रुक्टोज। तो अब उसको टूटने में, ग्लूकोज को पायरुवेट में टूटने में 10 एंजाइम्स लग रहा था, उसमें से अगर आपके बॉडी में एक भी एंजाइम्स गड़बड़ है तो वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस खत्म हो गया, वो डिसऑर्डर्स में बदल गया, क्या बदल गया ना? तो वो पार्ट्स मेटाबॉलिज्म का कम हो गया, बाकी दूसरे में सब फिट है, तो उसका मेटाबॉलिज्म टाइम पे हो गया। तो इसीलिए बॉडी टू बॉडी, एंजाइम्स टू एंजाइम्स जितना केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, इसलिए सभी का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बॉडी से अलग अलग काम करता है, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। चलिए नो मैम। बैलेंस डाइट का जल्दी से पढ़ते हैं, फिर ये खत्म होने वाला है 6 मिनट में। तो बैलेंस डाइट का ऑब्जेक्टिव पहले तो हमको हेल्दी वेट्स के लिए चाहिए, हमारा एनर्जी बैलेंस के लिए हमको पता होना चाहिए, पता चल रहा है कि जितना हम एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हैं उससे ज्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं, अपनी बॉडी में जमा कर रहे हैं। जमा करेंगे तो क्या होगा, एज अ फैट वो आपके बॉडी में स्टोर होता जाएगा, जहां पे भी स्टोर होगा उस ऑर्गन के साथ मैल फंक्शंस करने लग जाएगा। जैसे आप हैं, आपके घर में कोई आके रह रहा है, 1 दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, डेली आपके साथ रहने लग जाएगा, तो आपका काम में दखल अंदाजी करने लगेगा, आपका जो डेली का रूटीन है उसमें आपको इरिटेशन होने लग जाएगा। तो सेम चीज बात है, अगर यही ग्लूकोज ही है वो जाके स्टोर होने लग जाए, कहीं पे भी किसी भी जगह पे स्टोर होने लग जाए, तो वो क्या हो जाएगा, आपके सेल टिश्यू ऑर्गन के साथ मैल फंक्शंस करने लग जाएगा और उसके जगह पे वो खुद रहना शुरू कर देगा। दूसरी बात कि जैसे ही हम कैलोरीज गिनना शुरू कर देते हैं, हमको पता हो जाता है कि हमको कितना लिमिटेड अमाउंट्स में जंक फूड खाना है, कितना अच्छा खाना खाना है, तो ये चीज हम कर लेते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि मैल न्यूट्रिशन से बच जाते हैं, बीमारियों से बच जाते हैं, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो भी चीज हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स के कारण, कमी के कारण हमारे बॉडी में जो भी डेफिशिएंसी हो रहा है वो कम हो रहा है, ठीक है? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस ऑफ फूड है वो हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे। यहाँ तक में किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? मैल नूरिशमेंट मतलब क्या, वो एक बार बता देते? मैल न्यूट्रिशन मतलब, मैल मतलब हमेशा बैड, मैल का मतलब होता है बैड, तो बैड न्यूट्रिशमेंट मतलब कि मैल न्यूट्रिशन मतलब जिनमें न्यूट्रिशन की कमी है। अब ये कमी क्यों हो सकती है, या तो तुम खाना खा रहे हो, ठीक है, तुमको कोई चीज का दिक्कत नहीं है, पैसे से भी काफी तुम रिच हो, लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ जंक फूड खा रहे हो, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, तो मैल न्यूट्राइज छोड़े हो कि नहीं? दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जिनके पास खाना ही नहीं है, तो अब उनको क्या चाहिए, पेट भरने के लिए खाना चाहिए, तो वो किस पे डिपेंड करेंगे, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स पे, चावल खाएंगे सिर्फ, क्योंकि एनर्जी चाहिए उसको काम करने के लिए, तो प्रोटीन विटामिन छोड़ देंगे, वहां पे भी मैल नरिशमेंट हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं मैल नरिश्ड या मैल नरिशमेंट, ठीक है? यस मैम। यस मैम। चलिए फिर ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं जो बाकी रेस्ट बचा है, ठीक है? थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। सारे लोग वीडियो ऑन कर लीजिए।
ये महान कौन है जो मेरे नाम से बनाया हुआ है? ओके, चलिए फिर ठीक है।